आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर वर्क एंड एनर्जी से सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलो या फिर पावर बोलो, मतलब सेम है। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है ये डेफिनेशन हो गया आपके पावर का। यानी कि बेसिकली जब हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे थे पहले दिन, तो हमने आपको कहा था कि इस चैप्टर में पूरी तरीके से हम लोगों को तीन चीज़ के बारे में पढ़ना है, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में। तो वर्क और एनर्जी पूरी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका जहाँ तक बात है न्यूमेरिकल्स का, तो इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स पे ही चलेंगे। तो दो तो हमारा हो गया पूरा, वर्क और एनर्जी पूरी तरीके से हो गया, हम लोग समझ भी लिए, उसमें अलग अलग पहलू था वो भी हम लोग समझ गए। तो आज हमारा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि बेसिकली बात करें तो पावर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होता है पावर? देखो, पावर को समझने से पहले ना वर्क और एनर्जी को समझना पड़ेगा, जो कि आप समझ चुके हैं। तो पूरा हम नहीं बताएंगे, बस 1 मिनट के अंदर हम बता देते हैं फटाक से कि वर्क क्या था बेसिकली और एनर्जी क्या था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो, वर्क का यदि हम लोग बात करें तो वर्क क्या था बेसिकली, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट में, ध्यान से सुनना, हालांकि वर्क कब होगा इसके पीछे दो कंडीशन था, है ना, बता देते हैं दोनों क्या था। वर्क क्या था? यदि वर्क का मतलब था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि आप फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के कारण यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि फोर्स लगाने के कारण यदि वो ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तय कर गया, इसका मतलब कि आपने वर्क किया, यानी कि आपने काम किया। सपोज कीजिए कि आपके सामने, सपोज कीजिए माइंड में कि आपके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, उस पत्थर को आप धक्का मार रहे हैं, मतलब क्या, फोर्स लगा रहे हैं। और मान लो कि धक्का लगाने के वजह से उस पत्थर में थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, मतलब कि वो मूव थोड़ा कर गया, तो समझा जाएगा कि आपने काम किया। ठीक है, लेकिन आपके घर का दीवार है, आपके घर के दीवार में आप धक्का तो मार रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन उसमें जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या उस केस में आपने वर्क किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो वर्क क्या कहता है? वर्क कहता है कि वर्क तभी होगा जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। पहला तो ये कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ, पहला ये, और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने के कारण यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया तो समझा जाएगा कि आपने वर्क किया। ये था हमारा वर्क का मतलब, यही था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था, है ना। चलो, उसके बाद था एनर्जी। एनर्जी के डेफिनेशन पे यदि जाओगे तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या था? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। इसको ऐसे समझो, समझ में नहीं आया ना इंग्लिश वाला, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे समझो कि जितना आपके पास एनर्जी रहेगा उतना ही आप काम करेंगे। सिंपल सी बात। सपोज मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पत्थर है और आपको कहा जा रहा है कि हथौड़ा लेके इसको तोड़ो, तो आप उस पर हथौड़ा तभी तक मार पाओगे जब तक आपके बॉडी में एनर्जी है। एनर्जी खत्म तो आप हथौड़ा नहीं मार पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप काम तभी तक कर पाएंगे, वर्क तभी तक कर पाएंगे जब तक कि आपके पास एनर्जी बचा हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ। बात समझ में आ रही है? सपोज मान लीजिए कि आपके पिताजी ने कहा कि बेटा इस पार्क का 10 चक्कर आप दौड़ के लगाओ, है ना, लेकिन आपके पास एनर्जी 10 चक्कर का है ही नहीं, 5 चक्कर तक का ही आपके, यानी कि आपके पास एनर्जी, इतना एनर्जी है कि आप 5 चक्कर सक्सेसफुली लगा सकते हैं पार्क का। तो ऑब्वियस ये बात है कि आप 5 चक्कर ही उस पार्क का लगा पाएंगे, मतलब कि आपके पास मात्र 5 चक्कर घूमने का ही एनर्जी था, है कि नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास जितना एनर्जी रहेगा उतना ही आप वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क और एनर्जी। अब पावर क्या है? देखो, पावर कहता है कि आप किसी भी काम को कर रहे हो। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, वर्क और एनर्जी दोनों आपस में सेम है, मतलब कि आप दोनों को एक ही चीज कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना वर्क रहेगा उतना ही आप एनर्जी करोगे, यानी कि सॉरी, जितना आपके पास एनर्जी रहेगा उतना ही आप वर्क कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं वर्क और एनर्जी दोनों आपस में मिलता जुलता लग रहा है ना, इसी के वजह से दोनों का एसआई यूनिट भी सेम होता है। याद करो, जूल, है ना। तो वर्क बोलो या फिर एनर्जी बोलो, बात तो सेम है, हालांकि डेफिनेशन थोड़ा अलग है, फॉर्मूला भी अलग है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितना आपके पास एनर्जी रहेगा उतना ही आप वर्क कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब पावर क्या है? पावर सिंपल सा बात कहता है कि देखो भाई, आप, चलो ठीक है, आपके पास एनर्जी है, आप काम भी कर रहे हो, आपके पास एनर्जी है तो आप काम भी कर रहे हो, लेकिन आप उस काम को कितना फास्ट या फिर कितना स्लो कर रहे हो, यही हमको बताता है पावर। बात समझ में आ रही है? देखो, वर्क, एनर्जी और पावर ना तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। वर्क कहता है कि किसी चीज पे आप फोर्स लगाओ और उसमें यदि डिस्प्लेसमेंट आ गया तो मतलब कि वो वर्क हो गया।
और एनर्जी कहता है कि आपके पास जितना एनर्जी होगा उतना ही आप वर्क कर पाओगे। लेकिन पावर कहता है कि आप कितना जल्दी या फिर कितना स्लो काम करोगे, ये बताता आपका पावर। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक बहुत ही मोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक बहुत ही मोटा सा बच्चा है, चलो मान लो युवराज आज तो नहीं आया है, बोल सकते हैं, ठीक है आज नहीं आया, तो मान लो युवराज है, तो उसको यदि हम बोले कि तुमको युवराज जो है ना यहाँ से पटना स्टेशन जाना है दौड़ के, और दौड़ के ही आना है, ठीक है, तो वो नहीं आ सकता है, उसके पास उतना पावर नहीं है ना। लेकिन हो सकता है कि यदि हम हर्षित को बोल दे या फिर रोशन को बोल दे, तो हो सकता है कि वो दौड़ के जाए और दौड़ के आ जाए, क्योंकि तुम लोग पतले हो, थोड़ा सा तुम्हारे अंदर पावर ज़्यादा है ना। तो ये हमेशा नहीं सोचना कि जो मोटा है उसके अंदर पावर ज़्यादा होता है, नहीं, ये हमेशा ये चीज़ सटीक नहीं बैठता है, कभी कभी ये चीज़ गलती भी हो जाता है, मतलब कि गलत भी ये चीज़ कभी कभी साबित हो जाता है। तो पावर सिंपली ये बताता है कि आप किसी भी काम को कितना फास्ट या फिर कितना स्लो करते हो, सीधा सा बात है ना। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। सपोज मान लो कि बहुत एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में ना ब्रिक यानी कि ईंटा बिखरा पड़ा है, ठीक है, और आपके पास मात्र 1 घंटे का समय है, और युवराज को कहे कोई कि तुम जो है ना, तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है, इस पूरे सारे ईंटे को एकदम पूरा लेवल में बिछा के रख दो, मतलब कि उसको कलेक्ट कर दो एक लाइन बाय लाइन। तो हो सकता है कि वो 1 घंटे में, चलो मान लो कि 500 ईंटा वो लेवल कर देगा, यानी कि अरेंज कर देगा। लेकिन हो सकता है कि हमको बोल दे या फिर आप में से किसी को बोल दे जो कि पतला है, हो सकता है कि वो 1 घंटे में 700 ईंटा लेवल कर दे या फिर 800 ईंटा एक लाइन में अरेंज कर दे। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हम लोगों के पास पावर ज़्यादा है, मतलब कि हम कम समय में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, लेकिन युवराज के पास पावर कम है, मतलब कि वो उसी समय में काम बहुत ही कम कर पा रहा है। तो ये होता है हमारा पावर। तो सिंपली यदि आपसे पूछे कि पावर का मतलब क्या है, तो आप ये बताइएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने समय में उस काम को कंप्लीट करता है, जल्दी करता है या फिर देरी से करता है, ये हमारा कहलाता है पावर। अब आ जाइए अपने डेफिनेशन पे, अब आपको समझ में आएगा पावर क्या कहता है। देखो, पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। स्पीड ऑफ वर्क डन, देखो सिंपल, एकदम बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का है, बड़ा खूबसूरत सा लाइन लिखा हुआ है, पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। मतलब कि पावर ये बताता है कि आपने जो काम किया वो कितना तेजी से किया या फिर कितना स्लो से किया, ये आपको बताता है पावर। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यदि आपके पास पावर ज़्यादा है तो आप काम ज़्यादा कीजिएगा, है कि नहीं, जल्दी आप काम को निपटा दीजिएगा। लेकिन आपके पास पावर नहीं है तो आप काम को जल्दी निपटा नहीं पाइएगा, यही होता है पावर। दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन। तो पावर सिंपली हमको ये बताता है कि किसी भी काम को कितने तेजी से किया जा रहा है या फिर कितने धीरे किया जा रहा है, ये हमारा पावर है। अब आ जाते हैं पावर के मतलब मेन डेफिनेशन पे। क्या कहता है पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देखो टॉपिक को देखो, क्या था, टॉपिक था हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी के आगे लगा दो इज कॉल्ड पावर, सिंपल सी बात, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो हमने इसीलिए कहा था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलो या फिर पावर बोलो, मतलब सेम है। तो अब इसके मूल डेफिनेशन पे आइए, आप क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अच्छा रेट का मतलब हमने आपको बहुत बार बताया है, द रेट ऑफ, रेट का मतलब क्या मालूम है? जैसे देखो, हमने आपको पढ़ाया है चैप्टर मोशन चैप्टर, उसमें हमने आपको रेट का मतलब बताया था। चलो एक बार फिर से बताते हैं। सपोज करो कि आप गए पुनाई चक के सब्जी मंडी में, ठीक है, पुनाई चक के सब्जी मंडी में गए और आपके मम्मी ने कहा कि बेटा 1 केजी आलू लेते आना, ठीक है, तो आपको मम्मी कुछ पैसा भी दी कि हमको जाके पुनाई चक सब्जी मंडी में 1 केजी आलू खरीदना है। तो आप क्या बोलते हो जाके भैया को जो सब्जी बेचते हैं कि भैया आलू कैसे केजी है, पूछते हो ना। कैसे केजी का मतलब हो गया कि किस रेट से चल रहा है, आप यही पूछते हो ना कि भैया कैसे आलू का क्या रेट है, आप ऐसे भी कभी कभी पूछते हो, या फिर आप ऐसे बोलते हो कि भैया कैसे है आलू। कैसे है का मतलब हुआ कि रेट का, सॉरी, आलू का क्या रेट है। और रेट का हमेशा मतलब होता है कि 1 केजी का प्राइस कितना है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि पूछने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है कि भैया आलू कैसे है, भैया आलू कैसे रेट है। तो रेट जब भी वर्ड इस्तेमाल होता है ना, तो वो कहता है सिंपली 1, यानी कि 1 केजी आलू का कितना रुपया आप लीजिएगा, वही बात है। वो तो हो गया सब्जी मंडी के केस में। अब पावर के केस में क्या होता है इसका मतलब रेट का? पावर के केस में रेट का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितना काम किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? हालांकि 1 ही रहेगा, चाहे आप मार्केट में जाके पूछो कि 1 केजी आलू का कितना है,
या फिर आप यहाँ पे पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो पावर के कॉन्टेक्स्ट में यह कहा जाता है कि 1 सेकेंड में कितना काम किया जा रहा है या फिर कितना काम किया जा सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल सी बात। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कितना काम किया जा सकता है या फिर कितना काम किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बात खत्म। अब बहुत बार आपको, हालांकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकेंड, लेकिन कभी कभी आपको मिनट भी दे देगा 1 मिनट, कभी कभी आपको घंटा भी दे देगा यानी कि 1 आवर। तो यूनिट बड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा आपको क्या समझना है कि 1 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में कितना काम किया जा सकता है या फिर कितना काम किया जा चुका है, इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। सिंपल सी बात। कोई डाउट अब इसमें? तो पावर का डेफिनेशन हमारा यही था। एक और पावर का डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। मतलब हुआ ये, जैसे देखिए हमने आपको बताया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी ना ही क्रिएट करते हैं ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय करते हैं, बस हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो सपोज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, हाँ सपोज कीजिए कि एक बंद गाड़ी है 4 व्हीलर, उसको स्टार्ट करना है लेकिन स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब जब आप गाड़ी में धक्का लगाओगे तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये चीज समझ में आ जाएगा तो पावर समझ में आ जाएगा। तो बंद गाड़ी के ऊपर आप धक्का लगा रहे हो, इसका मतलब कि आप फोर्स लगा रहे हो। तो अब धक्का आप लगाएंगे तो क्या आपका एनर्जी खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आपका एनर्जी ना खत्म नहीं हो रहा है, आपका एनर्जी आपके बॉडी से उस कार में ट्रांसफर हो जा रहा है। अब जब आपका एनर्जी उस कार में ट्रांसफर हो गया, यानी कि आपने उसको धक्का लगाया, तो ऑब्वियस ही बात है उस कार में मूवमेंट तो आएगा ही आएगा, है ना। तो यानी कि वहां पे भी आपने काम किया, गाड़ी में मूवमेंट आ गया मतलब कि आपने काम कर दिया, है ना। फोर्स लगाने के कारण जब गाड़ी में मूवमेंट आ गया मतलब कि आपने काम किया। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में आपने कितना देर तक उस गाड़ी को धक्का लगाया और उसमें मूवमेंट आ गया। सिंपल सा इसका मतलब यही है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, आपको हथौड़ा लेके उसको मार के तोड़ना है ना। तो हो सकता है कि जिसके पास पावर ज़्यादा होगा वो कम समय में उसको तोड़ दे, लेकिन जिसके पास पावर कम होगा, यानी कि 1 घंटे के समय में वो उसको पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाया, इसका मतलब कि उसके पास पावर कम है। तो ये भी हो सकता है। तो 1 मिनट में या फिर 1 सेकेंड में 1 घंटे में आप कितना काम कर रहे हो, इसको भी हम लोग पावर कह सकते हैं। या फिर 1 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में आप कितना एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहे हो अपने बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में, कितना एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहे हो, इसको भी हम लोग पावर ही कहेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोलो या फिर डूइंग ऑफ वर्क बोलो, इसका मतलब हो गया हमारा पावर। अब कोई डाउट नहीं इसमें। तो 2 डेफिनेशन है, इन दोनों में से जो आपको अच्छा डेफिनेशन लगे आप वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं पावर के फॉर्मूला पे। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, यानी कि W/T। P इज इक्वल टू W/T। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे बुक में हम एक बार पहले ही आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं कि एक चीज़ और, जितना आपके पास एनर्जी होगा उतना ही आप काम कीजिएगा, है ना। यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे पावर के फॉर्मूला में लिखा हुआ है वर्क डन बाय टाइम टेकन, लिखा हुआ है ना। तो क्या वर्क डन के जगह पे यदि हम एनर्जी लिख दे तो क्या कोई गलत बात होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो किसी किसी बुक में यदि पावर का फॉर्मूला एनर्जी बाय टाइम लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों लगभग सेम चीज़ है। इसको आप ऐसे समझिए, जितना एनर्जी होगा उतना ही आप काम कीजिएगा, सिंपल सी बात। तो दोनों बराबर हुआ। तो यदि किसी बुक में पावर का फॉर्मूला एनर्जी कंज्यूम्ड लिखा हो या फिर सिंपली एनर्जी बाय टाइम लिखा हो तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हालांकि एनसीईआरटी में W/T है, यानी कि वर्क डन बाय टाइम है, तो आप इसको लेके चल सकते हो। लेकिन यदि किसी बुक में एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी पावर का फॉर्मूला एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर एनर्जी बाय टाइम दिया हुआ हो तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा, अब तो हमको लगता है कि आप देख के बता सकते हो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है। क्या होता है, देखो W/T है, यानी कि वर्क डन। वर्क डन का ऐसा यूनिट, यानी कि वर्क का क्या होता है ऐसा यूनिट, बताओ, जूल। और टाइम का S, यानी कि जूल
पर सेकेंड। सिंपल सी बात। आप ऐसे देखो, पावर का फॉर्मूला यहाँ पे है वर्क डन बाय टाइम, यानी कि वर्क, और वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड। शॉर्ट में आप इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल जे स्लैश और स्मॉल एस। और इसी को हम लोग कभी कभी जो है ना, कभी कभी क्या अक्सर, हालांकि पावर में आप जूल पर सेकंड भी लिखेंगे इसका एसआई यूनिट तो गलत नहीं होगा, लेकिन अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाट, WATT, और इसको सिंबल हम लोग देंगे कैपिटल W, जैसे कि हम लोग वर्क को देते हैं। ठीक है, इन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्हीं के नाम के ऊपर ये वॉट रखा गया है। कोई डाउट है इसमें? तो पावर का एसआई यूनिट आप जूल पर सेकंड भी कह सकते हो या फिर आप वाट भी कह सकते हो, दोनों सही है। अच्छा, अब यहां से हालांकि जो लिखा हुआ इस वाले पॉइंट में इसको तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन क्या यहां से आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो? पावर इज इक्वल टू W/T, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क बट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब कोई बताओ हमको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हम बहुत बार बताए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है इसका मतलब, कोई बता सकता है? बताओ हर्षित, बताओ। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है, इसका मतलब फॉर्मूला को एक बार देखो, P इज इक्वल टू W/T लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, पहले इतने का मतलब बताओ यदि समझ में आ रहा है तो। हाँ, इसका मतलब ये है कि देखो भाई, यदि आपके पास पावर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आप काम ज़्यादा कीजिएगा, है कि नहीं? और यदि आपके पास पावर कम है तो आप काम बहुत ही कम कर पाइएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, या फिर पहला घटता है तो दूसरा भी घटता है। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के, इसका मतलब हुआ कि पावर ज़्यादा होगा तो वर्क भी आप ज़्यादा कर पाइएगा। उसी प्रकार से अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। लेकिन पावर जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब बताओ। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि देखो, यदि आपको किसी काम को करने में समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब आपके पास पावर कम है, इसका मतलब आपके पास पावर कम है। और या फिर किसी काम को करने में समय आपको बहुत कम लग रहा है, इसका मतलब आपके पास पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पावर घट रहा है तो टाइम बढ़ जा रहा है, या फिर पावर टाइम बढ़ जा रहा है तो पावर घट जा रहा है ना? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है और उसको हथौड़ा मार के तोड़ना है, उसको तोड़ने में बहुत समय लग रहा है, इसका मतलब कि आपके पास पावर बहुत कम है। और यदि कम समय में यदि आप उसको तोड़ दिए, इसका मतलब कि आपके पास पावर ज़्यादा था, है ना? तो याद रखिएगा इस चीज़ को। हालांकि ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे दिखा तो हम लिख दिए हैं। और ये चीज़ पूछा जाता है, अंदर से पूछ लेगा फॉर्मूला देख के, तो आपको बताना पड़ेगा कि पावर जो है वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना आपके पास पावर होगा उतना ही आप काम कर पाइएगा। लेकिन पावर जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपको किसी काम को करने में ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब आपके पास पावर कम है। और यदि किसी काम को करने में समय बहुत ही कम लग रहा है, इसका मतलब कि आपके पास पावर ज़्यादा है, आप तुरंत उस काम को कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड कर दिए अपने से। आगे बढ़ते हैं। 1 वाट ऑफ पावर हम कब कहेंगे? आपको मालूम तो चल गया कि पावर का जो एसआई यूनिट है वो वाट है ना? लेकिन 1 वाट पावर हम कब कहेंगे? जैसे हमने आपको बताया था एनर्जी वाले में भी कि 1 जूल ऑफ एनर्जी कब कहेंगे, वर्क में भी हमने बताया कि 1 जूल ऑफ वर्क कब कहेंगे, उसी प्रकार से 1 वाट ऑफ पावर कब कहेंगे। देखो, पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम, तो 1 वाट ऑफ पावर हमारा कब होगा? देखिए ध्यान से, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज 1 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 1 सेकेंड में 1 जूल का काम कर दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपने 1 वाट का काम कर दिया, यानी कि आपका जो पावर है वो 1 वाट हो गया। नहीं समझ में आया? फिर से, यदि आप 1 सेकेंड में 1 जूल का काम कर दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास पावर कितना है? 1 वाट है। सिंपल सी बात, आप इसको करके भी देख सकते हो। आपको वर्क कितना करना है? 1 जूल करना है और डिवाइड करना है 1 सेकेंड से।
तो कितना आएगा 1 वॉट आएगा। सिंपल सी बात, 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो यदि आप 1 सेकंड में 1 जूल का काम कर दे रहे हो, इसका मतलब कि आपके पास पावर 1 वॉट का है। ठीक है, आगे 1 वॉट इज इक्वल टू, अब न्यूमेरिकली भी थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, 1 वॉट यानी कि 1 वॉट पावर कब होगा, जब आप 1 जूल काम को करोगे 1 सेकंड में। पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख दो, 1 वॉट, वॉट का यदि हम लोग लिखना चाहें सिंबॉलिक रूप तो कैपिटल W लिखेंगे, और जूल का सिंबल क्या होता है, कैपिटल J, है ना, और सेकंड का तो स्मॉल s होता ही है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो कोई भी पूछे कि 1 वॉट पावर हम कब कहेंगे कि हमारे पास है, कब, तब कहेंगे जब हम 1 सेकंड में 1 जूल का काम कर देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास पावर जो है वो 1 वॉट का है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएगा, न्यूमेरिकल्स ऐसा इसमें आएगा ना तो लगेगा कि आपको हम ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि हमारा बल्ब, मरकरी, ट्यूब लाइट, ये सब जो है वॉट में आता है, 16 वॉट, 17 वॉट इस प्रकार का आता है, 40 वॉट, 25 वॉट, तो आपको मालूम चलेगा कि ये वॉट क्या है। जब न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे ना तो और इसमें मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा छोटा सा यूनिट वॉट, है ना। समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड किलोवाट्स। किलोवाट, अच्छा एनर्जी में याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि जब हम लोग बड़े से एनर्जी लेवल पे बात करते हैं तो हम लोग किलो जूल लेते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग पावर के बड़े यूनिट का बात करेंगे तो हम लोग लेंगे किलोवाट, यानी कि सिंबल कैसे डालेंगे, स्मॉल के और कैपिटल W, किलोवाट। और 1 किलोवाट में कितना जूल होगा ये भी देख लो, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, सॉरी जूल नहीं वॉट होगा। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होगा। जैसे आप कहते हैं ना कि 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, उसी प्रकार से 1 किलोवाट में कितना वॉट, 1000 वॉट। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे अब बहुत बार थोड़ा बहुत ना पूछ लेता है एवरेज पावर का फॉर्मूला, है ना, आपको सवाल में दिया रहेगा और आपको निकालना पड़ेगा, एवरेज पावर निकालना पड़ सकता है। तो एवरेज पावर को निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। अच्छा यहाँ पे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड क्यों लिखा, जबकि हम लोग पावर पढ़ रहे हैं और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, है ना, वर्क डन बाय टाइम होता है पावर का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे एवरेज एनर्जी का जब हम, एवरेज पावर का जब हम लोग बात किए तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम लिख दिया। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे लिखना चाहिए था टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। एनर्जी कंज्यूम्ड क्यों लिखा, हमने पहले भी कहा आपको कि चाहे एनर्जी लिखे वर्क के जगह पे या फिर एनर्जी लिखे, बात सेम है। बात समझ में आया। तो जब हम लोग एवरेज पावर का बात करेंगे तो एवरेज पावर का फॉर्मूला टोटल एनर्जी कंज्यूम लिखे या फिर टोटल वर्क डन लिखे, मतलब सेम समझना है, क्योंकि आपके पास जितना एनर्जी होगा उतना ही आप वर्क यानी कि काम कर पाएंगे। यही चीज था हमारा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम, ये हो गया हमारा फॉर्मूला एवरेज पावर का। ठीक है, ये अभी फिलहाल आपको याद रखना है, और जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो और भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को, बात समझ में आई है हर चीज़? तो याद रखिएगा, इसमें जो पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि इस टॉपिक में आपको 2-3 चीज़ें जो याद रखने हैं वो रखना है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पहला बात वो याद रखना है। 1 वॉट ऑफ पावर क्या होता है ये भी याद रखना है। 1 किलोवाट में कितना वॉट होता है ये भी याद रखना है। इतना यदि याद आप रख लेते हैं तो फिर आपका न्यूमेरिकल्स बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर हमारा एक छोटा सा और टॉपिक है, उसका नाम है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है देख लीजिए, किलोवाट आवर। अब देखो समझना ध्यान से, यहां तक अभी फिलहाल आपने पढ़ा किलोवाट, अब आ गया किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यानी कि इसको सिंबल हम लोग कैसे देंगे, स्मॉल के, कैपिटल W और स्मॉल h। ठीक है, यहाँ पे के W तो हो गया किलोवाट के लिए और आवर के लिए हो गया h। तो किलोवाट आवर एनर्जी इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। समझिए ध्यान से, जो टॉपिक आपका नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसी को हम लोग कहते हैं किलोवाट एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो किलोवाट एनर्जी को ही हम लोग कहेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो आपके टॉपिक का नाम था। याद रखिएगा इस चीज को। अब फिर से वही बात आ गया कि 1 किलोवाट एनर्जी हम लोग कब कहेंगे, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि 1 किलोवाट किसको कहेंगे, है ना, उसी प्रकार से अब आपके पास आ गया 1 किलोवाट आवर एनर्जी कब कहेंगे। जब देखो
1 किलोवाट आवर एनर्जी इज द एनर्जी विच इज यूज्ड इन 1 आवर। सिंपल सी बात है, जो एनर्जी 1 घंटे में खत्म हो जाए उसको हम लोग कह देंगे 1 किलोवाट आवर एनर्जी। सिंपल सी बात। लेकिन 1 किलोवाट एनर्जी में देखो यहाँ पे पावर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का बात हो रहा है। तो एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल है, तो जूल में निकला होगा। देखो यहाँ पे हालांकि टॉपिक का नाम हमारा पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में देखो तो आप बात करने वाले हैं पावर के बारे में नहीं बल्कि एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे वॉट नहीं बल्कि जूल चलेगा, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो पावर के अंदर आपको पढ़ना है एनर्जी के बारे में थोड़ा सा। तो अब जान लेते हैं क्या होता है। देखो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, है कि नहीं। 1 किलोवाट आवर का सीधा सा मतलब हो गया कि 1 किलोवाट इंटू आवर, सीधा सा बात। अब 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, कौन बताएगा, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, 1000, सिंपल सी बात। और 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 36 लाख जूल आ जाएगा। इसको पॉइंट में आप करोगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आएगा। जूल क्यों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी का। ठीक है, टॉपिक का नाम ही है आपका एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट लिख देते हैं। नहीं, हम लोग यहाँ पे पावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पावर के बारे में नहीं है, ये एनर्जी के बारे में है। तो जब भी अब आपके सामने कहा जाए कि 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करने वाला है और मिलने वाला भी है आपके सवालों में जब आप सवाल को बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी होता है। द एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एटसेट्रा आर एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर। तो जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है कि नहीं, एनर्जी का ही तो फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके घर में जो आप बिजली यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज आप करते हैं और उसका जो बिल आता है, आप हमेशा गौर कीजिएगा कि वो बिल आपका किलोवाट आवर में आता है। कभी आपके घर पे बिजली बिल का वो आएगा रसीद, तो आप उसको पलट के देखिएगा, आपको मालूम चलेगा कि आपका जो एनर्जी आ रहा है यानी कि जितना आपने बिजली यूज किया वो किस में लिखा हुआ रहेगा, किलोवाट आवर में लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि वो एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है, तो वो हमेशा आपका जो है किलोवाट आवर में आएगा जो आप घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इज कॉल्ड अ यूनिट। और ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी कि ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आप कहते हो ना कि हमारे घर में इस महीने एक दिन में मतलब कि इतना यूनिट उठा, सपोज मान लीजिए कि आपके घर में एक महीने में 20 यूनिट बिजली उठा। आप कहते हो ना अपने कॉमन लैंग्वेज में कि एक महीने में हमारे घर में 20 यूनिट एनर्जी उठा, 30 यूनिट एनर्जी उठा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल है। तो यदि 20 यूनिट एनर्जी उठ रहा है तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मालूम चल जाएगा कि हमने एक महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आप जो अपने आम भाषा में कहते हो ना कि 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो वो तो अलग बात है, लेकिन एक यूनिट में कितना एनर्जी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी एक यूनिट में केवल होता है। यदि 20 यूनिट उठ रहा है आपके महीने भर में, तो आप उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मालूम चल जाएगा कि आपने एक महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया। सिंपल सी बात। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल को ही हम लोग कहते हैं एक यूनिट। तो ये हो गया हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का टॉपिक भी खत्म हो गया। इसमें जो याद रखना है वो ये रखना है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं एक यूनिट। सिंपल सी बात है, इसी को आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट मालूम है, सारा फॉर्मूला मालूम है, सारा वैल्यू मालूम है, तभी आपसे न्यूमेरिकल्स बन पाएगा। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिक्स अधूरा है ना। तो न्यूमेरिकल्स यदि बनाना है तो फिर आपको ये सारा जो पॉइंट है ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगले वाले क्लास में ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले भी हम लोग चलेंगे अपने बोर्ड पे, और बोर्ड पे जाकर हम लोग अपने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी टॉपिक या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं उसको आपको रिवाइज करके आना है। हो जाएगा? चलिए मिलते हैं तब अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।